अब हम लोग आगे सोल्यूशन पढ़ना शुरू कर रहे हैं। और अभी तक हमने पढ़ लिया है रॉल्स लॉ के बारे में, ठीक है, हेनरी लॉ पढ़ लिया हमने। सॉल्युबिलिटी अलग अलग सिचुएशंस में पढ़ लिया, जब गैस जो है वो सोल्यूशन में लिक्विड में डिजॉल्व होगा, या गैस जो है वो सॉलिड में डिजॉल्व होगा, जहाँ वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल के केसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारा क्या हो गया है, हमारा हो गया है रॉल्स लॉ हो गया, लास्ट हम लोग करके हैं लेटेस्ट। तो अब इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सिचुएशंस में। जैसे कि आइडियल सिंपल केस, आइडियल क्या हो जाएगा, जो आपका रॉल्स लॉ ओबे करेगा वो, और उससे अगले केसेस मींस जो नहीं करेंगे ओबे रॉल्स लॉ को, उन केसेस में क्या वेरिएशन आएगी उस चीज़ को हमने पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं आपका सोल्यूशन दो तरह का आ जाएगा, एक आइडियल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा सिंपली नॉन आइडियल सोल्यूशन आ जाएगा। सोल्यूशन दो ही तरह के होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगर बात कर लूँ, तो आइडियल सोल्यूशन आपके वो सोल्यूशंस होते हैं जो क्या करते हैं, एट एट एनी एक्सटेंट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की किसी भी संभावनाओं में क्या होता है, जो आपके रॉल्स लॉ को ना छोड़े, जो रॉल्स लॉ को ओबे करते रहें, ठीक है। तो अभी हम लोग लेटेस्ट रॉल्स लॉ पढ़ के क्या है, कंपोनेंट ऑफ क्या पढ़ के हैं, कंपोनेंट ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ अ substance is equal to product of mole fraction and its partial pressure या its pressure in its pure component, क्योंकि पार्शियल तो तब आएगा ना जब दो चीज़ें आएंगी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ component इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन एंड पार्शियल एंड इट्स प्रेशर इन प्योर कंडीशन, ठीक है। तो ये आपका रॉल्स लॉ हो जाता है। और अगर सम के अकॉर्डिंग जो हमने डेल्टन के साथ कर लिया था, दोनों पार्शियल प्रेशर्स को ऐड कर दिया था, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसमें सारे नेट प्रेशर जो निकालने के लिए हम कंपोनेंट का क्या करते हैं, उनके पार्शियल प्रेशर्स का सम कर देते हैं। तो वो जो है इन चीज़ों को जो ओबे करे, ठीक है, वो आपका कहलाता है आइडियल सोल्यूशन। फर्दर आइडियल सोल्यूशन के बारे में और क्या कहा जाता है, फर्दर कहा जाता है कि आइडियल सोल्यूशन में जो होता है ना, जब हमने दो कंपोनेंट्स लिए, ठीक है, बेसिकली हम लोग अभी किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे सोल्यूट भी लिक्विड सॉल्वेंट भी लिक्विड, जस्ट ऐसा सपोज कर लिया हमने। तो उन सॉल्यूशन में, क्योंकि रॉल्स लॉ बेसिकली उन्हीं के लिए वैलिड है, ठीक है, अगर आपका वो आ जाएगा नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो वहाँ चीज़ें बदल जाएंगी। तो अगर हम बात करें लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन की, ठीक है, तो क्या होता है जब दो चीज़ों को, हम दो कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, लाइक हमने दो चीज़ों को मिक्स कर दिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट ए है लेट्स सपोज, कंपोनेंट बी है, इसका वेपर प्रेशर कुछ एक्स होगा उस टाइम पे जब ये इंडिविजुअली पड़ा है, वेपर प्रेशर ऑफ बी क्या होगा, कुछ वाई होगा, ठीक है। ये इंडिविजुअल इनका वेपर प्रेशर है, इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अलग होंगी, इनका कुछ वॉल्यूम होगा, बट जब हम इनको मिक्स कर देंगे और एक प्रोडक्ट बन जाएगा ए बी, तो उस नेट चीज़ का जो प्रोडक्ट है, जो वेपर प्रेशर है, वो कोई जेड होगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये है आपका बेसिक फ्रेमवर्क, क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं। तो क्या होता है जब हम जो ये दो ए बी चीज ए और बी को मिक्स करते हैं, तो हमने ऐसा, मतलब ऐसा हाइपोथेटिकली कहा जाता है कि जब कोई भी दो चीज़ें मिक्स होती हैं, और अगर वो आप कह रहे हैं कि वो आइडियली बिहेव कर रही हैं, तो उनका जो एंथैल्पी चेंज है वो नेट ज़ीरो रहता है। एंथैल्पी चेंज ज़ीरो रहने का मतलब क्या है, एंथैल्पी चेंज ज़ीरो रहने का मतलब क्या है कि भी आप कोई रिएक्शन करते हो, कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है, ठीक है। एक्सोथर्मिक है मींस के उसकी जो एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है मतलब वो स्टेबल हुआ है, ठीक है। और दूसरा केस है एंडोथर्मिक, उसने एनर्जी ली है, मींस के उसने जो है एनर्जी को लेकर स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो गई है उसकी, ठीक है। तो ऐसे से क्या होता है, स्टेबिलिटी और एनर्जी का रिलेशन होता है, और एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है। बट यहाँ मेरा आइडियल सोल्यूशन कह रहा है कि एंथैल्पी चेंज ही नहीं है, एंथैल्पी जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी। जब ए और बी, ए कंपोनेंट ए और बी का सॉल्यूशन था, इनको मिक्स किया और हमने बनाया ए बी। बट कह रहे हैं कि यहाँ जो एंथैल्पी आई है वो ज़ीरो आई है। एंथैल्पी का मीन्स मतलब क्या है, कोई एनर्जी ना रिलीज हुई है ना एब्जॉर्ब हुई है। दूसरे एंगल में कह दूँ, ना कोई नया बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है ना, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, तो दूसरी कंडीशन में वो हो सकता है। इन्होंने कह दिया कि आइडियल सोल्यूशन में ये होता है, कंडीशन रही है आइडियल सोल्यूशन की। दूसरा आ जाता है डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसका मतलब क्या है, इनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन
ना बढ़ी ना घटी। मीन्स कि अगर 100 मैंने ए डाला और 100 मैंने बी डाला तो हमारे पास आ गया 200 ए बी, जो कि जनरल चीज़ है। तो इसमें चेंज तो कुछ हुआ नहीं, तो हमने ये भी मान लिया कि हाँ, आइडियल सोल्यूशन का पहला कंडीशन ये होगा, दूसरा कंडीशन ये होगा कि डेल्टा वी मिक्स जो है वो जीरो रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आपके जो है एग्जाम्पल्स को है नोट डाउन करके रख दिया। जब जब ये चीज़ें होंगी तब आपका रिएक्शन बिल्कुल जो आपका आइडियल सोल्यूशन आएगा वो क्या करेगा, पहले तो रॉल्स लॉ ओबे करेगा एट एनी एक्सटेंट ऑफ कंसंट्रेशन, किसी भी एक्सटेंट ऑफ कंसंट्रेशन में क्या करेगा, रॉल्स लॉ ओबे करेगा। दूसरा क्या है, डेल्टा एच मिक्स जीरो रहेगा, डेल्टा वी मिक्स जीरो रहेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है इसके एग्जाम्पल आ जाते हैं, ये एग्जाम्पल आप पढ़ लेना, मेमोराइज कर लेना। एज सच क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा गया और स्कूल में तो बहुत ही ऑब्वियस है पूछना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइडियल सोल्यूशन, तो हमने कर लिया। अब हमारे पास आ जाता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास, नॉन आइडियल सोल्यूशन। देखो क्या होता है आइडियल सोल्यूशन में, जो अभी हम पीछे करके आए उसका एक ग्राफ है, और वो ग्राफ मैं पिछले लेक्चर में करा चुका हूँ। उसमें कुछ खासियत होती नहीं है, सिंपल लाइंस होती हैं ऐसे, यहाँ से ऐसे रहेगी ऐसे रहेगी। ठीक है, कोई चेंज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उस ग्राफ को बार बार करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ में एक्सेप्शन है नहीं वो बेसिकली उससे क्वेश्चंस भी नहीं पूछे जाते, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे स्कूल बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, तो नॉन आइडियल सोल्यूशन आ गया हमारे पास। नॉन आइडियल सोल्यूशन वो सोल्यूशन जो रॉल्स लॉ को ओबे ना करे। ठीक है, अब रॉल्स लॉ से आगे बढ़ जाएं या रॉल्स लॉ से पीछे रह जाएं, ये दो कंडीशन आ जाती हैं। तो नॉन आइडियल सोल्यूशन में भी दो चीज़ें आ गई, एक आपका पॉजिटिव डेविएशन आ गया, दूसरा आपका आ गया नेगेटिव डेविएशन। रॉल्स लॉ कहता है कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, बट जो आपका पॉजिटिव डेविएशन कहता है वो कहता है भैया ये पी ए पी बी, पी ए नॉट एक्स ए पी बी एक्स बी। इसका मतलब मैं बताता हूँ, दूसरा मतलब क्या, दूसरे में क्या हो जाएगा, ये ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ करने से पहले आप ये देख लो कि जो हम पीछे करके आए ना, हम क्या करके आए, आइडियल सोल्यूशन के बारे में करके आए। ठीक है, और आइडियल सोल्यूशन जब भी आएगा हमारे पास, तो उससे पहले हमारा वेपर और जो लिक्विड है उसके बीच में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा। जब हम आइडियल सोल्यूशन की पढ़ रहे थे ना और दो मिक्सचर हो रहे हैं, तो जब ये मिक्सचर आएगा तो क्या होगा, लिक्विड आएगा और कुछ गैस के कंपोनेंट आएंगे। दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो लिक्विड मिक्स हुए हैं, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ लिक्विड और गैस के बीच में। ठीक है, तो अगर मैं कह दूं कि गैस पार्टिकल, गैस के सोल्यूशन जो गैसियस ऊपर एरिया है उसमें मोल फ्रैक्शन के कंपोनेंट्स किसके क्या क्या है, तो अगर वो निकालना हो तो उसके लिए भी हमारे पास डेल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला है, जिसमें कहता है पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, लेट सपोज ए और बी है, तो मैं ये ले लेता हूँ P1 और 2 है, तो P ऑफ 1 क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इन द गैसियस फॉर्म जो अवेलेबल है, इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। उसके बाद सेकंड कंपोनेंट का निकालना हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड गैसियस फॉर्म में इनटू पीटी मीन्स टोटल प्रेशर। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का है। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ये आइडियल सोल्यूशन के लिए था जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने जिस चीज़ को हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में ये जो मैंने चीज़ बताई ये क्या है, सबसे पहले ये समझना। ठीक है, तो देखो क्या है, जब आपने कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी लिया, लेट सपोज इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हम सोल्यूशन बनाएंगे जो कि बनेगा ए बी। ठीक है, समझ रहे हो, इसमें बनेगा ए और बी। इसमें क्या दिया, पॉजिटिव डेविएशन में क्या कह दिया, रॉल्स लॉ से ना ये आगे बढ़ जाएगा। मतलब पता है क्या है, जब आप चीज़ों को मिक्स कर दोगे ना, अब इस साइन के बारे में पढ़ो। एक चीज़ और दिमाग में रखना कि वेपर प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये मैंने पहले बताया हुआ। ठीक है, अब ये देखो पी और पी भी क्या है, जब दो चीज़ों को मिक्स कर दिया उस वक्त का प्रेशर। पी ए नॉट और पी बी नॉट क्या है, प्योर कंपोनेंट का प्रेशर। यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मिक्स होने के बाद
मतलब पी और पीवी क्या है, मिक्स होने के बाद ही आता है। इम्प्योर है मीन्स कि दो चीज़ें मिक्स हैं, तभी ये पी और पीवी। प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है, कंपोनेंट मीन्स दूसरी चीज़ भी प्रेजेंट होगी। तो कंपोनेंट्स का प्रेशर मीन्स मिक्स करने के बाद जो है वो आपका प्रेशर जो है वो बढ़ जा रहा है, और प्योर कंडीशन में जो प्रेशर है वो कम है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? अब प्रेशर बढ़ जा रहा है मतलब क्या है, मतलब उसका वेपर ज़्यादा बन रहा है। जब वो इस कंडीशन में था तब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी इनके बीच में, इसके बीच में भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस थी, ठीक है। बट यहाँ आया तो इसका जो फोर्सेस हैं वो थोड़ी सी वीक फोर्सेस हो गए। वीक फोर्सेस हुआ, ये टूटा और ये तुरंत गैस बन गया, और गैस बनते इसने वेपर्स बनाए, ठीक है। वीक फोर्सेस के क्योंकि क्या है, वेपर कब बनेगा आपका, जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो मैंने पीछे बताया वो वीक होंगे, तुरंत वो टूट जाएगा और वो गैस बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये वीक फोर्सेस होगी। तो अगर मैं ऐसे कह दूं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो हैं वो इसमें ज़्यादा होंगी, ज़्यादा होंगी, तो ये जो डेल्टा एच भी है इसका मिक्स करेंगे तो वो क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। अब ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेल्टा एच मिक्स जीरो से ज़्यादा आ रहा है मतलब ये पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रिएक्शन कब रहता है, आपने पढ़ा होगा थर्मोडायनेमिक्स में, रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए। जब भी डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव आता है मीन्स की प्रोसेस जो है वो आपका एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो कभी रिएक्शन को फिजिबल नहीं बनाता है। कभी भी रिएक्शन जो है वो फिजिबल कब होगा, जब उसकी एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि एनर्जी और स्टेबिलिटी जो है वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये तो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। जो एनर्जी बढ़ा रहा है अपनी वो स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। तो यहाँ डेल्टा एच मिक्स जो है ये मतलब कि क्या है, ये किसी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थे, ये देखो ये स्टेबल है, इसकी एनर्जी क्या होगी, वेरी लो एंड स्टेबिलिटी वेरी हाई, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है। एनर्जी वेरी लो, स्टेबिलिटी वेरी हाई, ये वीक बॉन्ड आ गया। वीक बॉन्ड आया तो स्टेबिलिटी इज लो एंड एनर्जी इज हाई, तो प्रोसेस है आपका एंडोथर्मिक। समझ आए? अब उसके बाद डेल्टा वी मिक्स, वो भी इसका कह दिया पॉजिटिव। अब मैं बताता हूँ इसका एग्जाम, इसका मीनिंग क्या है। ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से हेल्ड है अपने आपस में, ए स्ट्रांगली हेल्ड है, बी भी स्ट्रांगली हेल्ड है। ए भी बना वो थोड़ा वीकली हेल्ड है, क्योंकि आपका वेपर बन रहा है, वेपर बन रहा है तो वीकली हेल्ड हो गया। तो थोड़ा सा जो है वो गैप आ गया इनके बीच में। समझ रहे हो? कोई चीज़ वीक होने का चांसेस मतलब कभी है जब वो थोड़ा सा दूर हो जाए आपस से। तो जब वीक हो गया तो ए और बी क्लोज थे, ए ऐसे बी ऐसे, और जब ए बी बना तो थोड़ा ऐसे हो गया। तो मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम का इंक्रीज हुआ, इसलिए यहाँ पर हमने वॉल्यूम को जो है वो पॉजिटिव ले लिया, ठीक है। समझ आई बात? इसमें इतना ही था। अब इसके बेसिक से एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ एक, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये है आपका इथाइल अल्कोहल का और वाटर का। इसके बेसिस पर मैं जो है वो पॉजिटिव डेविएशन आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। इथाइल अल्कोहल क्या है, इथाइल अल्कोहल है C2H5OH, अकेला पड़ा है, एज अ कंपोनेंट पड़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये तो वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, ठीक है। H2O है, H2O भी बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है। बाद में जब ये मिक्स होंगे तो ये आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो हम उसे कैसे कह सकते हैं कि इनको मिक्स करने के बाद जो है वो आपका वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आ रही है। देखो भाई, दो चीज़ें हैं, जब आप यूनिफॉर्म चीज़ के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हो तो ऑब्वियसली वो अनयूनिफॉर्म चीज़ के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कम्पेयर टू दैट स्ट्रॉन्ग होगी। तो मतलब यूनिफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई। बट जब वाटर और इथाइल अल्कोहल को मिक्स किया तब वाटर और मिथाइल अल्कोहल के बीच क्या बना, इथाइल अल्कोहल के बीच क्या बना, बॉन्ड बना, जो कि एक अनइवन हाइड्रोजन बॉन्ड बना। तो अनइवन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो इवन हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होगा, इसलिए जो है ये जो है ये आपका आ जाता है पॉजिटिव डेविएशन। समझ आ गई बात? अब मैं इसके एग्जाम्पल ड्रॉ करता हूँ और आपका ग्राफ बता देता हूँ कैसा होगा। तो मैंने इन दोनों के क्या कर दिया है, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का जो है मैंने एग्जाम्पल जो है वन गो में लिख दिए हैं, ठीक है। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप अभी इसको यहाँ से नोट कर सकते हो पॉज करके, ठीक है। उसके बाद अब मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ इथाइल अल्कोहल और वाटर का, ठीक है। मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला आपको कंसेप्ट बता दिया, बट पॉजिटिव डेविएशन में मैंने आपको एक और चीज़ बताई, वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब देखो वो मैंने आपको बता दिया कि जब अनइवन फोर्सेस के अनइवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो इवन के कंपैरिजन में थोड़ा स्पेस ज़्यादा लेंगी, ज़्यादा ओपन होंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। आपको ये समझ आया? अब उसके बाद मैं अगर आपका पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव के भी एग्जाम्पल लिख लेना वन गो में,
ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, जो कि हम सिंपली ड्रॉ करते थे, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, लेट सपोज एक्स ए यहाँ पे 1 है, एक्स बी 0 है, यहाँ एक्स बी 1 हो गया, एक्स ए जो है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मान लो बी जो है वो ज़्यादा वॉलेटाइल है एज़ कम्पेयर टू ए, तो ये प्योर कंडीशन में इसका ये रहा, इसका ये रहा। ठीक है, तो ये यहाँ से डाउनवर्ड जाएगा और ये जाएगा ऐसे, और ये इनका नेट बन जाएगा। ऐसा होना चाहिए था इन केस अगर ये रिएक्शन जो है ये आइडियल स्टेट में होता। ठीक है, बट हमें पता है पॉजिटिव डेविएशन है, तो ग्राफ जो है वो अपवर्ड ड्रॉ हो जाएगा, अपवर्ड ड्रॉ हो जाएगा, अपवर्ड ड्रॉ हो जाएगा। दूसरा केस इसका भी ऐसा ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसमें डाउनवर्ड हो जाएगा, जो ये पी बी नॉट है। ठीक है, ये आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हो, कुछ इसमें है नहीं। ये भी डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, इसका नेट जो आएगा वो भी डाउनवर्ड। समझ आ गया? अब मैं ज़रा आपको नेगेटिव डेविएशन के बारे में थोड़ा और बता दूं। पॉजिटिव डेविएशन तो मैंने क्लियर कर दिया आपको। ठीक है, अब नेगेटिव डेविएशन में क्या आ जाता है? नेगेटिव डेविएशन क्या है? ए प्लस बी गिविंग ए बी। इसमें क्या होता है, जो बाद में प्रोडक्ट बनता है ना, उसके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हो जाती हैं ज़्यादा। ए और बी था और बाद में प्रोडक्ट बना ए बी। मैंने कह दिया ए बी के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देयर इंडिविजुअल चीज़ें। ठीक है, तो नो डाउट जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बनेगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू वेपर प्रेशर कंपोनेंट्स के। कंपोनेंट्स जो हैं उनके बीच में वीक फोर्स, इसके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स। दूसरा क्या है, नेगेटिव डेविएशन है तो डेल्टा एच मिक्स जो है वो लेस देन जीरो होगा, ऑब्वियसली जीरो होगा। वीक फोर्सेस वाले बाद में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बन रहे हैं, मीन्स की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, एनर्जी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो एनर्जी रिलीज होगी। दूसरी चीज़ आती है डेल्टा वी मिक्स इज लेस देन जीरो। वीक थे यहाँ थे, इतनी इतनी दूरी पे थे, ऐसे से जब इनका बॉन्ड बना तो एक छोटा सा बॉन्ड बन गया और ये श्रिंक कर गए, जिसकी वजह से क्या हो गया, इनका वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आपका पता चल गया, नेगेटिव डेविएशन के बारे में भी पता चल गया आपको। ठीक है, ग्राफ मैंने आपको बता दिया, ऑल क्लियर है? ठीक है, उसके बाद आपका तुरंत अगला कंसेप्ट आ जाता है एजियोट्रोप। ठीक है, एजियोट्रोप से क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं, कंसेप्ट ही ऐसा है। ठीक है, एजियोट्रोप क्या होता है? किसी चीज़ को हम लोग दो कंपोनेंट्स को मिक्स करते हैं, जैसे अभी हम लिक्विड लिक्विड के बारे में पढ़ रहे हैं, दो कंपोनेंट को हमने मिक्स कर दिया। दो कंपोनेंट को मिक्स किया जब हमने, तो हम उसको बॉयल भी कर सकते हैं। अब लेट सपोज कि मैंने ए लिया और बी लिया एक सोल्यूशन में। ए का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री, बी का है 120 डिग्री। 100 डिग्री ले आते ए जो है वो पूरा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, बी सॉल्यूशन में प्रेजेंट रहेगा। तो ये क्या हो सकता है, ये बेसिक मीन हो सकता है, मीन्स ऑफ सेपरेटिंग दीज टू थिंग्स। इन दो चीज़ों को सेपरेट करने का एक वे हो सकता है हमारे पास। ठीक है, बट अगर मैं कह दूं कि एक सर्टेन कंडीशन, सर्टेन कंसंट्रेशन अचीव करने के बाद ये जो सोल्यूशन है ये 100 और 120 ना होके ये हो गया 110 कंसंट्रेशन एक्स पर। एक्स कंसंट्रेशन ए की वाई कंसंट्रेशन बी की जब अचीव हो जाएगी, या फिर ऐसे कह दो कि कंसंट्रेशन ऑफ एक्स ए जो है वो एक्स हो जाएगी और बी जो है वो 100 - एक्स हो जाएगी। ठीक है, तब ये सोल्यूशन जो है वो 110 डिग्री पे बॉयल होगा, इसके वेपर्स 110 डिग्री पे बनेंगे। अब इनको ऐसे सेपरेट करना तो डिफिकल्ट हो गया कि आप हीटअप कर रहे हो, एक जो है वो सेपरेट हो जाएगा आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, नहीं तो उसको अलग कर दोगे, नहीं ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं, जो सर्टेन कंसंट्रेशन के बाद क्या हो जाए, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की चीज़ें जो हैं अब सेम बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होने लगे, वेपर्स बनने लगे, उन चीज़ों को हम कहते हैं एजियोट्रोप्स। ठीक है, तो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? एजियोट्रोप्स होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग mixtures which are achieved after certain concentration। ऐसा नहीं कि कभी भी आ जाएगा कि मतलब ये दो लिक्विड हैं ये आपस में मिक्स होते हैं तो इनका एजियोट्रॉप ही बनना है। आफ्टर अ सर्टेन कंसंट्रेशन एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो दो तरह की चीज़ें पढ़ी हमने नॉन आइडियल में, एक पढ़ा पॉजिटिव डेविएशन वाला, एक नेगेटिव डेविएशन वाला। तो एक आपका आ जाता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ, एक आ जाता है आपका नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ होता है ये फॉर्म करते हैं मिनिमम
बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, अभी इसको ऐसा सच पढ़ लो, अभी डेप्थ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप ये आपका जाता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, इसको भी पढ़ लो, अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। ठीक है, ये आपका वाटर है इस साइड प्योर, और इस साइड आपका प्योर इथेनॉल है। वाटर की आपको बॉइलिंग पॉइंट पता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसको हमने 373 केल्विन लिखा हुआ है। इथेनॉल का प्योर बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 351.5 केल्विन होता है। बट क्या होता है, हमने ऑब्जर्व किया कि जब हमने वाटर और अल्कोहल को मिक्स किया, इथेनॉल को, और उसको हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू क्या किया, अल्कोहल को कंसनट्रेट बनाने की कोशिश की, मीन्स कि उसमें से वाटर निकालने की कोशिश की। तो हमने जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग किया या यूज़ किया, तो 95% कंसनट्रेशन ऑफ इथेनॉल तक तो आपका वो आराम से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होगा। आफ्टर 95% कंसनट्रेशन क्या हुआ, आपका जो इथेनॉल है वो सेपरेट होना बंद हो गया। और जब आपने 95% के बाद उसको हीट अप करने की कोशिश की, तो जो ये आपका सोल्यूशन है और ये जो आपका गैस है, इसमें कंपोनेंट्स जो हैं दोनों के क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। मीन्स के ये अब क्या बन चुका है, आफ्टर अचीविंग 95 डिग्री, आफ्टर अचीविंग 95% ऑफ इथेनॉल in the solution of water and ethanol, the two components of that solution started boiling at a constant temperature, and that is called azeotrophs, and these are called azeotrophs। ठीक है, समझे बात? तो ये दोनों क्या बन गया, अब एजियोट्रॉप बन गया। ठीक है, एजियोट्रॉप बन गए। अब एजियोट्रॉप कौन से बने, तो मैंने कहा जो पॉजिटिव डेविएशन होती है जिसमें, उसमें हमेशा क्या बनते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मतलब क्या है, आपका ए कंपोनेंट का, लेट सपोज अभी यहीं देख लो, इथेनॉल का था 351.5 केल्विन और वाटर का था 373 केल्विन। ठीक है, तो आफ्टर अचीविंग 95% परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इथेनॉल, क्या हो गया, आपका जो मिक्सचर है वो एजिट्रोप बन गया। उसके फर्दर जब आप भी उसे हीट करोगे, तो कंपोनेंट ऑफ गैस एंड सोल्यूशन विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, जो कंसंट्रेशन आपकी लेट सपोज इथेनॉल की गैस में रहेगी वही लिक्विड में रहेगी। ठीक है, तो इस टाइम क्या हो गया, आपका जो कंसंट्रेशन है वो एक कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। उस कंसंट्रेशन के बाद जो मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट था वो कितना हो गया, 351.5 केल्विन। उसे हम क्या कह देते हैं, आपका मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर के केस में, इधर पूछा जाता है। और दूसरा नेगेटिव का भी एक अपने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूँ और नेक्स्ट ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, अभी तक हमने क्या कर लिया, पॉजिटिव मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कर लिया है। ठीक है, एक पार्ट जो है वो पिछला आपको एक्सप्लेन करना रह गया, और वो क्या था आपका, नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास वहाँ केस था एक, एसीटोन प्लस CHCl3, मतलब क्लोरोफॉर्म। मैं पिछला कवर कर ले रहा हूँ, प्लीज़ देख लेना उसको जाके पीछे। क्या होता है आपके पास जो एसीटोन होता है ना, अभी यहाँ पे एक एक्सेप्शनल चीज़ के थ्रू जो है वो कंसेप्ट बन रहा है। नेगेटिव डेविएशन होती है, मुझे पता है। नेगेटिव डेविएशन में आपको ज़रा भी रिमाइंड हो जाएगा कि ए प्लस बी में क्या हो जाता है, ए बी की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या वो एसीटोन और जब क्लोरोफॉर्म मिक्स हुए, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे एक एक्सेप्शनल क्या देखने को मिलता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म में इंडिविजुअली नहीं मिल रहा था। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को जब मिक्स किया, तब यहाँ पर क्लोरीन, तीन क्लोरीन जो है वो इतना ओवर पावर कर लेते हैं कि वो फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए। ये ही क्या होते हैं, सफिशिएंटली हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अब पहले इनके बीच में वीक फोर्सेस थी, इसके बीच में अपनी वीक फोर्सेस होंगी कुछ, बाद में इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बन गई, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये आपस में श्रिंक हो गए, स्टेबल हो गए, और वॉल्यूम हो गया कम। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम अपने पे आ जाते हैं किस पे, मैक्सिमम बॉइलिंग ऑजिट्रॉप इन नेगेटिव इन कंपोनेंट्स विच शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। ठीक है, उसका मैं ग्राफ, नेगेटिव डेविएशन या फिर मैक्सिमम बॉइलिंग, गलती से मिनिमम लिख दिया, ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप है, इसका मैंने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है,
इस साइड मैंने ले लिया वाटर, इस साइड ले लिया मैंने HCl। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन की वजह से क्या होता है, आपके मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का फॉर्मेशन। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप हमने इसे क्यों कहा, क्योंकि देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 188 केल्विन HCl का। और जब ये दोनों मिक्स हो जा रहे हैं एट अ सर्टेन कंसनट्रेशन, जब HCl की कॉन्सेंट्रेशन इस सॉल्यूशन में 20.2% हो जाए, या फिर मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में HCl की मोल फ्रैक्शन 0.111 हो जाए, उस कंडीशन पर इनका एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। और इनका जो क्या है, जो सोल्यूशन बन जाता है उसका नेट बॉइलिंग पॉइंट क्या आ जाता है आपके पास, 381.6 केल्विन। चीज़ें समझ आई? ठीक है, उसके बाद इसी नेगेटिव एजियोट्रॉप में ये तो है ही, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल आ जाता है आपका HNO3 और वाटर का। इनमें नेगेटिव डेविएशन होगी क्योंकि क्या होगा, बाद में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी नाइट्रिक एसिड और वाटर में। दूसरा है, नेगेटिव डेविएशन तो होता है बट 68% ऑफ HNO3 होते ही क्या होता है, एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन हो जाती है। और किसकी फॉर्मेशन होती है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन होती है। और इसके एजियोट्रॉप का बॉइलिंग पॉइंट जो है, मतलब मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट जो आता है 393.5 केल्विन। समझ आई बात? ये चीज़ हमारा हो गया। अब फर्दर अगले टॉपिक पे मूव करता हूँ। आते हैं हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन में। ठीक है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं आपकी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसे हम डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। और डेमोक्रेटिव मींस डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से मिलता हुआ। और डेमोक्रेसी का एक खास फीचर क्या होता है, जा रहा है साइंस से ये थोड़ा सिविक्स की तरफ, बट इसका कुछ मीनिंग है। डेमोक्रेटिव प्रॉपर्टीज बोल देते हैं हम क्योंकि क्या होता है डेमोक्रेसी में, क्या होता है हर एक पर्सन जो है हमारी डेमोक्रेसी में उसकी इक्वल इंपॉर्टेंस है, इर्रेस्पेक्टिव कि वो स्टार है, कोई कबाड़ी है, कोई भिखारी है, या कुछ भी है, मतलब उसके प्रोफेशन या उसका कास्ट या फिर उसका सेक्स, मीन्स कि वो फीमेल है या मेल है, उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कि वो वोट कितना देगा, हर बंदा वोट एक देता है, ये पता है आपको। तो डेमोक्रेसी क्या कहती है, किसी भी बंदे में, किसी भी पीपल में जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, उनमें किसी भी प्रकार का डिफ्रेंशिएट नहीं करती है, वेदर वो मोटा है, छोटा है, किस प्रकार का रेस है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह जो है वो आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ पीपल्स पे। ये उस पर डिपेंड नहीं करती कि उनका नेचर क्या है, वो रिएक्टिव है या क्या है, तो उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ क्या करता है कि आपके भैया कितने पार्टिकल्स हैं, 4 पार्टिकल्स हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगी, 3 पार्टिकल है तो थोड़े कम होगी, एक होगा तो अलग होगा। तो बेसिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, द प्रॉपर्टी, हम लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी विच depends only on the number of particles and not on their nature is called colligative properties। colligative properties में 4 मेजर चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। पहला आ जाता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो कि आप पाओगे कि आपने पहले ही किया हुआ। बेसिकली क्या रहेगा, इसमें एक सोल्यूट आ जाएगा, हर केसेस में क्या रहेगा, सोल्यूशन में एक सोल्यूट आ जाएगा जो कि नॉन वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, तो वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा, तो वही जो है चीज़ को चेंज करेगा। ठीक है, ये आ गया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। दूसरा आ जाता है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ाव। और तीसरी चीज़ आपके पास आ जाती है फ्रीजिंग डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास आ जाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, 4 चीज़ें होती हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग लेंगे। ठीक है,
इस लेक्चर में पहले 3 करेंगे, ऑस्मोसिस के लिए एक अलग से लेक्चर बनाएंगे जिसमें फर्दर लेक्चर में ऑस्मोसिस जो है वो डिस्कस होगा। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है? क्या होता है, जब आपने किसी सॉल्यूशन में जो कि वोलेटाइल सॉल्यूशन था, उसमें आपने एक सोल्यूट डाल दिया जो कि क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो वो क्या करेगा, वो सॉल्यूशन के जो पार्शियल प्रेशर है उसको कम करेगा। इंडिविजुअल सॉल्वेंट जो पड़ा था उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो इंडिविजुअल सॉल्वेंट जो पड़ा था उसका प्रेशर अच्छा था, उसका काउंटेबल प्रेशर था। आपने उसमें लाकर ऐड कर दिया क्या, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करता है, कुछ एरिया ऑक्यूपाई करता है। कुछ एरिया ऑक्यूपाई करने से क्या करता है, वो वोलेटाइल एरिया को कम कर देता है। और वोलेटाइल एरिया को कम कर दिया मीन्स क्या है, आपको इवेपोरेशन पता है कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सरफेस एरिया के। तो उस सरफेस को कम कर दिया जो वेपराइज हो सकता था नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ने, इसकी वजह से जो है वो वेपर प्रेशर में क्या आ जाती है, लोअरिंग आ जाती है। उसे कहते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब वही हम जो है वो अगर प्योर प्रेशर से उसको डिवाइड कर देंगे तो रिलेटिव चीज़ उसी को कहते हैं। कोई भी चीज़ रिलेटिव क्या होती है, वो इसके किसी के रिस्पेक्ट में बात करें तो उसको हम कह देते हैं टोटल नेट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब दो कंपोनेंट्स हैं ए और बी। बी मैंने कह दिया नॉन वोलाटाइल, ए मैंने कह दिया आपका वोलाटाइल। ठीक है, आपको पता है रॉल्स लॉ क्या कहता है, पी ऑफ सॉल्यूशन इज पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। पी बी तो वोलाटाइल है ही नहीं, तो पी बी नॉट जीरो हो गया, बच गया आपका रिएक्शन में पी ए नॉट एक्स ए और ये होगा पी एस। ठीक है, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, बेसिक से पता होना चाहिए। रटने वाला काम ठीक है, नो डाउट, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि हर चीज़ कहाँ से आई ये भी पता होना चाहिए। पी एस इज इक्वल टू, अब आपको पता है एक्स ए इज इक्वल टू 1 - एक्स बी, तो पी एस को मैं लिख सकता हूँ पी ए नॉट 1 - एक्स बी, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी। इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो एक्स बी क्या आ गया, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। देख रहे हो क्या चीज़ है, ये क्या है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। प्योर में ज़्यादा था, इम्प्योर में कम था, ये हो गया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और प्योर वाले से डिवाइड कर दिया तो हमने इसे क्या कह दिया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, अब सिचुएशन वेरी करती हैं, सोल्यूट बहुत कम होता है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ एन ए प्लस एन ए प्लस एन बी, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। एन ए जो है वो सॉल्वेंट है, उसके मोल्स बहुत ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू एन बी। तो हम इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। ठीक है, समझ आया, ये चीज़ क्लियर हुई। इसको हम लोग छोड़ दिया। ठीक है, अब उसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, जिसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद उसको प्रोसीड कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। ठीक है, एक दूसरी कंडीशन में कई बुक्स में इस तरह से भी आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आप चौंक ना जाएं, आप खुद बनाना सीखें कि ये बन कैसे रहा है। ठीक है, पी एस, जैसे कि मैं इसको कहाँ से शुरू कर दूँ, मैं इसको इसी पॉइंट से शुरू कर देता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने इसको ये वाला पॉइंट को कंसीडर ही नहीं किया, मैंने कहा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट। ठीक है, इसको रिवर्स कर दिया और बेस से डिवाइड हो गया। ठीक है, ये वन आ जाएगा और उसको मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा, पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट माइनस पी एस, जो कि क्या आ जाएगा, पी एस अपॉन पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन एन ए अपॉन एन बी। इसको रिवर्स कर दिया, एन बी अपॉन एन ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक ये भी रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, फर्दर इसके प्रॉपर्टी में हम लोग दूसरी चीज़ कर रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये साइड मैंने ले ली वाई एक्सिस वेपर प्रेशर, टेम्परेचर ले लिया एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लिया और क्या देखा, यहाँ जो है ये आपका सॉल्वेंट है और ये आपका सोल्यूशन है। पहले मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, एक्चुअली ग्राफ पे जंप करने से पहले हमें कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या होता है, देखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, जब भी हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं किसी चीज़ में। ठीक है, किसी सोल्यूशन में नॉन वोलेटाइल, लाइक इन केस अगर मैं आपका वाटर और सॉल्ट का एग्जांपल लूँ,
तो अगर वाटर में आप अगर सॉल्ट मिलाते हो तो क्या होगा, वो जो है वो आपका बॉयल जो होता था वाटर 100 डिग्री पे, वो 100 पे नहीं होगा, वो थोड़ा सा उससे बढ़ ज़रूर जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, वही चीज़ जो हमने पहले अभी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में पढ़ा है कि वो सरफेस, वो सॉलिड जिसका जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़ीरो है, जो मतलब नॉन वॉलेटाइल है, उसका वो क्या करता है, वो लिक्विड का जो वॉलेटाइल पार्ट ऑफ एरिया था उसका जो है उस एरिया को वो घेरता है। ठीक है, उस एरिया को वो घेरता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो वेपराइज होने वाला एरिया था वो कम हो गया। और इवेपोरेशन में पता है क्या प्रोसेस है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो वॉलेटाइल एरिया का सरफेस कम हुआ तो इवेपोरेशन कम हुआ, तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है वो कम हो गया। इसकी वजह से वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन जो है वो कम होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो यही ये होता है, इसका फंडा होता है बॉइलिंग पॉइंट का। इसके हम लोग कुछ एडवांटेजेस भी उठाते हैं, उसके बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ। पहले हम अपने कंसेप्ट पे आ जाते हैं, मीन्स के ग्राफ पे आ जाते हैं। सॉल्वेंट का ग्राफ जो है, वेपर प्रेशर सेम दे रहा है कम टेम्परेचर पे, ये प्योर है। सोल्यूशन मिक्स किया तो वेपर प्रेशर सेम पे, टेम्परेचर जो है वो बढ़ जा रहा है, ये इम्प्योर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले निकालेंगे डेल्टा टी बी, जो कि क्या होगी, टी बी फाइनल माइनस टी बी प्योर, टेम्परेचर डिफरेंस। इसी को हमने क्या कहते थे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ये डेल्टा टी बी जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोलैरिटी के। मोलैरिटी ही है जो आपकी नंबर ऑफ सोल्यूट है पर यूनिट सॉल्वेंट। डेल्टा टी बी के बाद जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आते हैं तो हमारे पास आता है के बी एम। ठीक है, इसको कुछ नामों से जानता जाता है, जिसको कहते हैं मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है, या एक और चीज़ है इसका नाम मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। वाटर के केस में के बी जो आता है वो आता है आपका 0.52 केल्विन मोलल इनवर्स। ठीक है, ये पता चल गया आपको। ठीक है, और एक आपके पास फॉर्मूला आता है के बी निकालने का, एम आर टी बी स्केयर अपॉन डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन इंटू 1000। ठीक है, ये एक फॉर्मूला दिमाग में रखना कि ये आ जाता है, कई बार पूछ लेते हैं नीट वगैरह में, ये सिर्फ फॉर्मूला पूछते हैं। जेई में इसके क्वेश्चन सॉल्व करने को बोल सकते हैं। एम आपका मास है, मोलर मास। आर ये आपका गैस कांस्टेंट है। टी भी आपका जो है वो इम्प्योर या सॉल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर है। और डेल्टा एच वेपरेशन क्या होता है, टेम्परेचर एट विच द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ लिक्विड इनटू इट्स गैस फॉर्म इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पता चल गई। ठीक है, और उसके बाद एक और कंसेप्ट आ जाता है कि ये जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मीन्स कि किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। बट जो आपका सिंपल बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट है ना, सिंपल बॉइलिंग पॉइंट, वो प्योर सब्सटेंस के लिए ऐसे वेरी नहीं करेगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ ये रहेगी, ये नहीं रहेगी। बॉइलिंग पॉइंट आपका कभी भी कॉलिगेटिव नहीं होगा, नंबर ऑफ सोल्यूट पे नहीं डिपेंड करेगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हम हमेशा, अगर किसी इंडिविजुअल की बात करें तो उसके ही पार्टिकल्स होंगे, और उसके पार्टिकल्स कितने उससे फ़र्क नहीं पड़ता है बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट जो आपका नॉन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, जबकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आपका क्या हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गया। इसको आप फर्दर ओपन कर सकते हो, जहाँ पे आप मोलैरिटी को ओपन करके देख सकते हो कि क्या आ जाएगा इसका फर्दर फॉर्मूला। ठीक है, कंसेप्ट बताने वाली बात थी। उसके बाद आपका आ जाता है एलिवेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मैं उसका भी ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ। हमारे पास आ गया एलिवेशन इन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बेसिकली होता क्या है, सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब लिक्विड आपका सॉलिड के क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं हम, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब आपकी चीज़ जो है वो फ्रीज होगी। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉलिड है सोल्यूशन का, वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कंपोनेंट के इक्वल हो जाए। उस टेम्परेचर को भी हम क्या कह देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कह देते हैं सोल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पड़ रहे हैं हम लोग। बेसिकली क्या है, जब हम क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं, ठीक है, सॉल्वेंट में, तो क्या होता है, लिक्विड सॉल्वेंट में हमने मान लो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड किया, तो वो क्या करता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट को ना घटा देता है।
वो क्या कर देगा, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन कर देगा। जैसे कि मैं यहाँ ग्राफ में देख पा रहा हूँ, ये आपका सोल्यूशन है, ये आपका सॉल्वेंट है, ठीक है। बी पॉइंट पर जो है वो किसकी बात हो रही है, लिक्विड सॉल्वेंट की बात हो रही है। और लिक्विड सॉल्वेंट जो होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है टी एफ प्योर आएगा। इस कंडीशन में देखो यहाँ पे ना ये फ्रीजिंग हो चुकी है, डी से बी में जो है वो फ्रीज्ड है सोल्यूशन, फ्रीज सोल्यूशन है। जो डी पॉइंट है, डी पॉइंट क्या बता रहा है, आपका सॉल्यूशन का डिपिक्ट कर रहा है, सॉल्यूशन का। और ये जो बी पॉइंट है ये सिर्फ सॉल्वेंट का डिपिक्ट कर रहा है। तब देख रहे हो सॉल्यूशन में फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम है। देखो फ्रीजिंग पॉइंट दोनों है, एक आएगा प्योर, प्योर कंपोनेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ये प्योर जो है, ये वाटर जो है वो 0 डिग्री पे प्योर जो है वो फ्रीज हो जा रहा है, ठीक है। बट वाटर में सॉल्ट ऐड कर दे रहे हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल ऐड कर दे रहे हैं, तो वो कुछ ही लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब माइनस में जो है वो फ्रीज हो रहा है, ठीक है। तो फर्क समझ रहे हो, फ्रीजिंग पॉइंट दोनों है, बट ये प्योर कंडीशन में, ये इम्प्योर कंडीशन में। तो उसमें भी यही चलता है डेल्टा टी एफ। बट यहाँ क्या होता है, हमें ये वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा माइनस कम। एक चीज़ याद रखना कि यहाँ डिफरेंस कर रहे हैं, तो चाहे आप केल्विन में टेम्परेचर लो या डिग्री सेल्सियस में, फ़र्क कोई पड़ेगा नहीं, ठीक है। जो कि आपकी के बी या के एफ में कई बार आपको क्या होगा, जो आपका मोलल एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट या मोलल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के कांस्टेंट होंगे, इसमें भी कई बार यूनिट्स का डिफरेंस मिल सकता है। जब आप टेम्परेचर का डिफरेंस करोगे ना, तो वहाँ पे आप माइनस कर रहे हो तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि केल्विन में है या डिग्री सेल्सियस में, आप टेम्परेचर किसी भी उसमें ले सकते हो, ठीक है। बाकी फर्दर ये कैसे समझ आएगा, ये आपको क्वेश्चन करके आएगा, ऐसे नहीं पता लगेगा कि है क्या। आप जब तक इस पर 10-15 क्वेश्चन करोगे ही ना खुद, तब तक ये चीज़ समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ये हो गया। तो डेल्टा टी एफ जो है वो आपके किसके मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हटाएंगा तो क्या आएगा, के एफ इंटू एम। क्या के एफ क्या हो गया, मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ठीक है। समझ आ गया, उसको ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं। के एफ के लिए एक अलग से फॉर्मूला है, मोलर मास इंटू आर इंटू टी एफ का स्केयर अपन डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन इंटू 1000, ठीक है। और ये जो है, ये डेल्टा एच फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए जो हमें क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, या लेटेंट हीट भी कह सकते हैं इसको, कहते हैं इसको। तो उसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। थर्मोडायनेमिक्स में आपको ज़्यादा बेटर पता होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ तक। अब क्या हो जाता है, अब एंटी फ्रीजिंग सोल्यूशन के काम क्या है, ठीक है। सीबीएसई में बन जाता है क्वेश्चन, बाकी कंपटीशन में भी आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन लास्ट ईयर, लास्ट से लास्ट ईयर। तो एक तो आपका जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल का, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। और दूसरा आपका है NaCl CaCl2 का। तो यहाँ से शुरू करते हैं। NaCl और CaCl2 क्या है, जर्मनी लंदन आपने देखा होगा, वहाँ पे रोड्स पे बर्फ़ इतनी गिर जाती है कि वहाँ पर जो है वो आपको ट्रक चढ़ाने पड़ते हैं, वो जो रोलर वाले होते हैं ना, जो भी कहते हैं उन्हें, वो, ताकि सरफेस को इवन कर सके, ठीक है। बट क्या होता है, क्योंकि क्या होता है, आपका वाटर इकट्ठा हुआ या वाटर पड़ा हुआ है, 0 डिग्री आया, आपका वाटर तुरंत बर्फ़ बन गया और ख़त्म, वहाँ पे बर्फ़ बन गई, रास्ते बंद हो जा रहे हैं, दिक्कत हो रही है। तो उस सॉल्यूशन को ओवरकम करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड और NaCl ने क्या काम किया, ऐसा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लाया। 0 डिग्री का वाटर जो पहले 0 डिग्री पे बर्फ़ बन जा रहा था, वो -2 -3 पे बनने लगा। वाई, बिकॉज वी एडेड नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एंड दैट कॉज्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो NaCl और CaCl2 का ऐसे यूज़ हो गया। दूसरा चीज़ आपका इथाइलिन ग्लाइकोल, जो आपकी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे बर्फ़ वगैरह जमती है। आपने सुना होगा कि वाटर जो है वो रेडिएटर में यूज़ होता है, गाड़ी का जो एक आपने देखा होगा डब्बा सा लगा होता है, उसके अंदर वाटर डालते हैं, है ना, रेडिएटर होता है, वाटर प्लस रेडिएटर, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो वाटर जो है वो जम ना जाए उसके लिए हम उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल मिला देते हैं। इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाते क्या हुआ, उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, वो जाके -3 -4 पे होने लगा, और इथाइलिन ग्लाइकोल ने अपना काम कर दिया। तो ये क्या होता है, रेडिएटर्स या कूलेंट्स में जो होते हैं ना, वहाँ जो है ये आपका यूज़ होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। वो पानी जम जाएगा तो वो किसी काम का नहीं लगेगा गाड़ी में। अब आपने गाड़ी खड़ी कर दी, अब 24 घंटे गाड़ी चला भी नहीं सकते, तो आपने खड़ी कर दी, मान लो वो एरिया है जहाँ पे बर्फ़ पड़ी होती है, वाटर में अगर इथाइलिन ग्लाइकोल नहीं होगा तो वो फ्रीज हो जाएगा 0 डिग्री आते ही, और 0 डिग्री तो तुरंत आ जाएगा, -2 -3 जल्दी नहीं आएगा जितना। अब क्या है, एक और चीज़ आप याद रखना कि जित हम पढ़ रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो जितना मैं यहाँ पर क्या बढ़ा दूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ा दूंगा, ज़्यादा नमक डाल दूंगा ज़्यादा डिप्रेशन, ज़्यादा इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दूंगा ज़्यादा डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट,
ठीक है, ये चीज़ समझ आई। दूसरा चीज़ है जो के एफ है, वाटर के लिए क्या आ जाता है आपका 1.86 डिग्री पर मोल। मतलब समझ रहे हो क्या है, वाटर का जो के एफ है वह 1.6 डिग्री पर मोल। ठीक है, मीन्स के वाटर में जब भी हम कुछ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे तो पर मोल के हिसाब से, पर मोल अगर हमने 1 मोल ऑफ सोल्यूट डाला, रिस्पेक्टिव के क्या सोल्यूट डाला, क्योंकि हमें इसके नेचर से फ़र्क नहीं पड़ता, 1 मोल ऑफ सोल्यूट डाला तो उसमें क्या आ जाएगा 1.86 डिग्री जो है वो क्या आएगा, डिप्रेशन आएगा किसमें, फ्रीजिंग पॉइंट में। 0 डिग्री पे हो रहा था, -1.86 डिग्री सेल्सियस पे होने लगेगा। क्वेश्चन का जो मतलब क्वेश्चन होगा, चलो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके। नीट का क्वेश्चन आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, सीबीएसई मेड में मेरे ख्याल 2007 में आया हुआ है क्वेश्चन। क्या देता है क्वेश्चन में कि ना, आपके पास क्या दिया हुआ है, 98% H2SO4 दिया है बाय मास दिया हुआ था क्वेश्चन में। डेंसिटी दी है सोल्यूशन की 1.85 ग्राम पर मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड, वॉल्यूम ऑफ एसिड रिक्वायर्ड टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ 1 लीटर एंड 0.1 ml। ये चीज़ देखते ही सबसे पहले दिमाग में हमारे पास क्या आता है, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक, दो चीज़ें दी हुई, एक M1 और M2। ठीक है, और इस तरफ हमें क्या निकालना है, V2 क्या होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 निकालना है। क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ एसिड और मोलैरिटी ऑफ H2SO4 निकालना है। तो मोलैरिटी ऑफ H2SO पे पहले हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जो है यहाँ पर एक चीज़ पुट करेंगे तब ये निकलेगा, क्योंकि M1V1 देखो इसको मैंने ऑपोजिट वे में, डजेंट मैटर कि किस तरफ लिख रहे हो, वो M1V1 इज इक्वल टू M2V2 लिख दिया। लेट सपोज ये एसिड वाली साइड थी, ये फाइनल वाली जो है आपकी दी हुई है, ये कंडीशन डिज़ायरेबल है। तो 1 लीटर इंटू मोलैरिटी क्या दी हुई है, 0.1 m। ठीक है, अब मैंने M1 जो है वो निकालता हूँ, मोलैरिटी ऑफ एसिड मीन्स H2SO4। तो देखो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अ, हमें पता है 98 ग्राम H2SO4 है बाय मास, मीन्स 98 ग्राम ऑफ क्या है, H2SO4 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इस डेंसिटी के लिए हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी को मैंने 1.85 पुट किया, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है 100 ग्राम, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया आपका 100 अपॉन, जो कि समवेयर आ जाएगा 55.55 ml। ml आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर मिलीलीटर में तो इंटू 1000। गिवन वेट ऑफ H2SO4 एंड 98, देख ही सकते हो। मोलर मास ऑफ H2SO4 होता है 98, पर यूनिट 55.5 इंटू 55 इंटू 1000। ये क्या आ गया आपका, मोलैरिटी आ जाएगी। इस मोलैरिटी को यहाँ पुट करोगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा किसका, एसिड रिक्वायर्ड टू क्रिएट दिस कंडीशन। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ और मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने करा दिया। बाकी और क्वेश्चन जो हैं वो, इनकेस अगर आप मेरा टेलीग्राम का पेज ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे क्या है, आपको ये क्वेश्चंस जो हैं वो मुझे जो मतलब लगते हैं कि मतलब इनकी वैल्यू है, कुछ आ सकते हैं, तो वो मैं कराता हूँ। ठीक है, तो वो डाल देता हूँ, उसके डाउट्स भी मैं ले लूँगा अगर आप बोलोगे तो। देखो मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये मुझे लगा। ठीक है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं नीट जेई में। केरला पीएमटी में वैसे आया हुआ है क्वेश्चन, केरला पीएमटी के क्वेश्चन मोस्टली अच्छे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या क्या रहा है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पूरा कंसेप्ट पे बेस्ड है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सोल्यूशन को दिमाग में डाल लो। कंसिस्ट ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, ठीक है जी। इज 0.02125 द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, बताओ क्या दे दिया हमें। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या था, पी ए नॉट माइनस पी एस अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी, और ये किसके इक्वल दिया हमें 0.0125, और कुछ तो दिया नहीं क्वेश्चन में, तो बैठ तो नहीं जाना है कि भैया क्या है। एक्वस सोल्यूशन दिया है, एक्वस जो है वो इस चैप्टर में बहुत फायदे के काम है। एक्वस जहाँ दिख जाए वहाँ आपको पता चल जाना चाहिए कि एन ऑफ ए मीन सॉल्वेंट जो है 1000 ग्राम होगा, और उसका मोलर मास जो है वो 18 ग्राम होगा। 1000 ग्राम क्यों होगा, क्योंकि सॉल्वेंट जो है
1000, ये क्या लिखा हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ठीक है। और एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, वाटर जो है वो 1000 ml में प्रेजेंट होगा। वाटर की डेंसिटी में बताया 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, तो 1000 ml को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। यहाँ से वाटर के मोल्स आगे 55.55 मोल्स, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, 0.0125, ठीक है, समझ आया। बट मुझे पता है एन ए जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एन बी, तो हम एन बी को निगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 55.55 इंटू 0.125, ये आपके आ जाएंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऑफ सोल्यूट आ गए, बस उसको क्या करना है हमने, सॉल्वेंट को 1000 kg मान के चलना है, 1000 ग्राम मान के चलना है, तो बस 1 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये क्या आ रहा है आपका ऑलरेडी मोल में आ रहा है। तो मोल के साथ क्या डिवाइड करना है, 1 kg से डिवाइड करना है, तो 1 kg, और ये जो आएगा आपका नियरली 0.70 आ जाएगा, 0.69 आएगा, जिसको हमने नैन भी नियरली 0.70 मान के चलना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक्वस सोल्यूशन से दिमाग चलाना है कि जो आपका सॉल्वेंट होगा वो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम होगा, क्योंकि 1000 मिलीलीटर से क्लियर किया हमने उसे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का, और आपका क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्टली क्वेश्चंस पर भी फोकस रहना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए बहुत अच्छे वाले, तो आप टेलीग्राम का ग्रुप देख सकते हो, ठीक है, और क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो। इनकेस कोई डाउट होता है, कोई अपना सेपरेट क्वेश्चन भी है, तो आप उस ग्रुप में या कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो, ठीक है। थैंक यू।